तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्री रेडिकल भी कर लिया था। तो तीन जो सबसे मेन इंटरमीडिएट थे वो हमने कवर कर लिए। इसमें सबसे मेन था कार्बोकैटायन, फिर हम लोगों ने कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल के बारे में भी लास्ट लेक्चर में समझा कि क्या क्या होते हैं। अब हम लोगों के तीन इंटरमीडिएट और बच रहे छोटे छोटे, उनको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कार्बिन। तो देखो कार्बिन में क्या होता है, कार्बिन में क्या होता है, कार्बन के पास दो बॉन्ड होता है एंड कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बिन में कार्बन के पास दो बॉन्ड होते हैं एंड इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे मॉलिक्यूल बन सकता है। देखो एक बात समझो, हम लोग जो कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, नॉर्मली अनस्टेबल ही होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, रिएक्शन के टाइम पे क्रिएट होती है। जैसे मान लो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो बीच में ये क्रिएट होता है। तो ये क्रिएट होगा इंटरमीडिएट में, फिर दोबारा रिएक्शन करके आगे कंज्यूम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन के टाइम पे जनरेट होता है, क्रिएट होता है, फिर आगे कंज्यूम भी हो जाएगा। तो एज सच जो इंटरमीडिएट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कार्बोकैटायन वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, पर रिएक्शन के टाइम पे जनरेट होता है और फिर कंज्यूम हो जाता है। तो कार्बन क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे कभी ऐसा होता है कि दो ही बॉन्ड बनाता है और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ये आपके पास कहलाता है कार्बिन। तो इसमें नीचे लिखो इन कार्बिन कार्बन फॉर्म ओनली टू बॉन्ड्स एंड it also have two electrons. So carbon is electron deficient species. So carbon is electron deficient species and it can behave like electrophile. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट इन कार्बिन। तो कार्बिन में जो कार्बन होता है उसका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखो डिटेल में चलते हैं कार्बिन में। तो थोड़ा सा डिटेल में देखो, पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल से बातें बता रहा हूँ जो नॉर्मली क्या रहता है, जेईई मेन या फिर सीईटी या नीट जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अरे कार्बन में दो बॉन्ड है और क्या होता है, अरे कार्बन में जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 होता है और इसका स्ट्रक्चर बेंट होगा, एक लोन पेयर एक बेंट स्ट्रक्चर होगा। तो अगर जैसे जेईई मेन है, मान लो नीट है, तो उसमें आप sp2 बोलोगे बेंट स्ट्रक्चर। पर आपको पता ही होता है कि एडवांस वाले कई बार डिटेल में भी जाते हैं, तो हम लोग अब थोड़ा सा इसको डिटेल में भी देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। पर अगर आपसे कोई ऊपर से पूछे, ऊपर से आंसर ये देना इलेक्ट्रोफाइल है और आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और बेंट स्ट्रक्चर होता है, sp2 होता है। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो जो कार्बन एक्चुअल में जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। ये जो मैं क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी एग्जाम को इतना मतलब मैटर नहीं करता किसी एग्जाम में। तो कार्बन देखो दो टाइप के होते हैं, वन इज सिंगलेट कार्बन, सेकेंड इज ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, सिंगलेट कार्बन में आपके पास ये कार्बन होता है, मतलब दो बॉन्ड होते हैं, इसमें एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लोन पेयर है तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है। और इसमें नीचे लिख लो सिंगलेट कार्बन में लिखो इट ऑल्सो हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अरे कार्बन में 4 ऑर्बिटल होते थे, 2 में बॉन्ड बनाया, एक में लोन पेयर रखा, तो एक खाली है। इट ऑल्सो हैव वैकेंट ऑर्बिटल सो इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आगे समझा दूंगा कि कैसे। अभी इसको देखो पहले, ट्रिपलेट कार्बन।
ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, कार्बन में दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बात समझो, ऐसा कोई रूल नहीं कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक साथ रहेंगे। तो वो कार्बन में 4 ऑर्बिटल थे, तो 2 में बॉन्ड बने तो 2 ऑर्बिटल खाली है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, मान लो एक घर में सपोज करते 2 कमरे हैं और रहने वाले 2 लोग हैं, मान लो 2 दोस्त हैं, मान लो एक घर में 2 कमरे और 2 दोस्त हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोस्त एक ही कमरे में सो जाए, और ऐसा भी हो सकता है दोनों दोस्त अलग अलग कमरे में सोए। तो ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि भाई एक ही साथ ही रहना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में लड़ाई हो दोस्तों में और वो अलग अलग रूम में रहे फिर वो। तो अब ऐसा भी हो सकता है कार्बन में 2 मतलब इलेक्ट्रॉन जो दोनों अलग अलग रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या है, ये आपके पास है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर क्या है, लोन पेयर नहीं, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो एक्चुअल में ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। और क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल इंगेज है, जहां फ्री ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना है इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो ये जो कार्बन है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि सारे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, पर सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ एक चीज़ और, अगर एग्जाम में पूछे, देखो एग्जाम में पूछता है नॉर्मली जेईई में और नीट में कार्बन क्या है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपको यही बताना है ये वाला ही। पर अगर उन्होंने पूछा ट्रिपलेट कार्बन क्या है, मतलब वो आपसे स्पेशल केस पूछना चाह रहे हैं कि ट्रिपलेट कार्बन क्या है, तो ट्रिपलेट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसमें नीचे लिखो इन ट्रिपलेट कार्बन वैकेंट ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट, सो ट्रिपलेट कार्बन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। अरे sp है तो लीनियर होगा। आप लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही कि सर ये लीनियर कैसे हो गया, करते हैं, चलो दोनों को कर लेते हैं। तो दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। पहले चलो ट्रिपलेट वालों को समझते हैं, ट्रिपलेट वालों को लेके आप लोग अभी ज्यादा बेचैन हो गए, ट्रिपलेट वाला पहले समझते हैं। तो देखो ट्रिपलेट कार्बन, तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, देखो पहली बात तो जो कार्बन है मैं इसको सीधा ले रहा हूं एक्साइटेड स्टेट में। अरे बॉन्डिंग तो एक्साइटेड स्टेट में होता है ना ये, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है 2s1 एंड 2p3। ये हो गए, तो इसको मान लो px, इसको मान लो py और इसको मान लो pz। ठीक है, हम लोग ट्रिपलेट कार्बन को समझ रहे हैं। ये दोनों ने मिलके अरे हाइब्रिडाइज हो गए, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए sp हाइब्रिडाइज्ड। और ये किस एक्सिस के लॉन्ग होंगे, x एक्सिस के लॉन्ग। अरे वही px मिल रहा है तो x एक्सिस के लॉन्ग होंगे। ये दोनों खाली है, ये दोनों खाली, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, py और pz के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। देखो ये कार्बन है और एक्चुअल इसमें 2 कार्बन ऐसे होते हैं, 2 कार्बन चेन R और R। ठीक है, ये अब 2 इसमें बच गए हैं, एक है px और एक है py। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा कलरफुल पेन का भी यूज कर लेता हूं। देखो ये आपके पास है वही s और px, तो दोनों मिला के वही x एक्सिस के लॉन्ग होंगे। अब क्या बच रहा है, py और pz बच रहा है। तो देखो क्या होगा, एक होगा py ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्या होगा pz, तो ये pz और ये वाला क्या है py। तो स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर तो वही आपको एटम देखना होता है,
तो ये R, ये कार्बन, ये R एक ही मतलब लाइन में है, तो इसलिए हाँ, और इनके बीच का जो एंगल होता है, इवन जो एंगल होता है इनके बीच का, दैट इज 180 डिग्री। अरे बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, SP एंड लीनियर, तो लीनियर है ये। और ऐसे कार्बन को दिखाते कैसे, देखो ऐसे कार्बन को दिखाने का तरीका ये होता है, इस तरीके से दिखाते हैं। ये बताना ये चाह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ये बताना चाह रहा है, तो ये ट्रिपलेट कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो देखो समझ लो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस जिसके लॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। अब इस बॉन्ड के अलावा भी क्या होता है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वाई एक्सिस और आगे पीछे जेड एक्सिस, ऊपर नीचे वाई एक्सिस, आगे पीछे जेड एक्सिस, तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये और ये है आपके 90 डिग्री पे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, और बाकी ये, तो बॉन्ड तो यही है, तो ये क्या होता है आपके पास 180 डिग्री पे होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास हो गया ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये और सिंगलेट कार्बन में कुछ ना, सिंगलेट कार्बन जो होता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये आपके पास सिंगलेट कार्बन है, sp2 एंड बेंट, बस हो गया। ये तो सिंपल है, मेनली लास्ट वाले को समझाना था, ठीक है। अब देखो कार्बन के बारे में हम लोग थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं, ये जनरेट कैसे होता है, मतलब थोड़ा सा इसका मतलब ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होता है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे कार्बन भी आगे आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, तो नीचे लिखते हैं आपका जनरेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन एक्चुअल में क्रिएट होता कैसे है। तो सबसे पहले जो मेथड दैट इज डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो क्या है, CH2N2। अगर आप इसको हीट करो, हीट कर सकते हो, और हीट अगर नहीं करना है तो फिर सनलाइट, दोनों चलेगा। सनलाइट मतलब ये रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, या तो हीट करके एनर्जी दो, या फिर जाकर सन में रख दो, सनलाइट की में भी हो जाएगा। सनलाइट को ध्यान रखना, हम लोग H और न्यू इससे दिखाते हैं। अरे प्लैंक्स थ्योरी, लाइट का एनर्जी का फॉर्मूला H न्यू, ठीक है। तो सनलाइट को हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट को हम लोग H न्यू से दिखाते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये CH2 बच जाता है और N2 निकल जाता है, तो दैट इज कार्बन। देखो होता क्या है इसमें, देखो क्या होता है समझो, कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो नाइट्रोजन जो गैस है ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये अब देखो ऐसा समझो कि नाइट्रोजन गैस को दिखाई दिया ये मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन को कार्बन पे दया आ गई, बेचारा कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उसने मतलब कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, भाई उस पर हेल्प कर दिया, दया आ गई, तो नाइट्रोजन को कार्बन पे दया आ गई, उसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या हुआ कि कार्बन जो है वो स्टेबल हो गया, ठीक है। ये मतलब नाइट्रोजन को कार्बन पे दया आ गई, बॉन्ड बना लिया। पर कोई बाहर से हीट दे रहा है या फिर सनलाइट, जैसे रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लो फ्रेंडशिप है, कोई बाहर से आके भड़का रहा है तो उसमें फ्रेंडशिप टूट जाती है। तो नाइट्रोजन को दया आगे कार्बन पे हेल्प कर रहा था, बाहर से आपने हीट दे दिया, बोला आपने बॉन्ड तोड़ेंगे, दोस्ती को तोड़ो, तो नाइट्रोजन निकल गया और फिर बच गया कार्बन। तो डाईएज़ोमीथेन ये एक मॉलिक्यूल होता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो इससे कार्बन जनरेट होता है, कार्बन रिएक्शन के टाइम पे जनरेट होता है। अब आगे कार्बन क्या करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, मतलब कार्बन के रिएक्शंस भी होते हैं जो हम लोगों को आगे डील करना है। जैसे एक चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन पढ़ते हैं, जो इवन क्लास 10th में भी करवाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोग कार्बन के रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। अभी रिएक्शंस नहीं करना, अभी हम लोगों को बस बेसिकली ये समझना है कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कैसे मतलब ये स्टेबल हो सकते हैं, इनके बारे में बस देखना ही है, ठीक है। ये अब देखो एक चीज और इसमें, देखो जो कार्बन का जो स्टेबिलिटी होता है
वो ध्यान रखना कि वो आपके पास मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो ये जो CH2 जो कार्बन होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल CCl2 कार्बन होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि CCl2 कार्बन में क्या है, अरे क्लोरीन के पास लोन पेयर ना लोन पेयर, तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है और जो स्टेबिलिटी होगी वो आपके पास बढ़ सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो CCl2 ये मतलब ऐसे कार्बन जो हैलोजेंस वाले होते हैं वो हाइड्रोजन वाले से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग देखो फिर से कार्बन के जनरेशन पे आते हैं कि कार्बन कैसे आपके पास जनरेट होता है, उस पर फिर से आते हैं। तो एक दो मॉलिक्यूल और लिखते हैं, इसमें सेकंड लिखते हैं फ्रॉम कीटीन। कीटीन, हाँ कीटीन, कीटोन और एल्कीन को मिला के कीटीन, कीटोन और एल्कीन। तो कैसे, इसको हीट करते हैं, दोस्ती तोड़ना है इसमें भी, तो ये बन गया। ठीक है, ये दो तो मतलब आपके मेथड होते हैं जो हम लोग मतलब होते हैं पर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग लैब में या जिसका यूज़ करते हैं वो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं आपके पास फ्रॉम हेलोफॉर्म। किससे, हेलोफॉर्म से। अब आप लोग बोलोगे सर ये हेलोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म सुना है, हेलोफॉर्म क्या है। देखते हैं, देखो अगर कार्बन में, अरे कार्बन में 3 क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन से बनना है। तो अगर ऐसे कार्बन में अगर 3 ब्रोमीन होते, एक हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। अगर ऐसे कार्बन में अगर आयोडीन है तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। वैसे फ्लोरीन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, पर नॉर्मली वो हमारे ज़्यादा यूज का होता नहीं। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो HCF3, दैट इज फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनको सिंपली हेलोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये समझते हैं। अगर आपके पास कोई हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म मतलब कोई भी, अगर आप इसका रिएक्शन किसी भी बेस से कर, तो मतलब एक्चुअल में लैब में इसी मेथड से बनाया जाता है। आप बोलोगे कौन सा बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो जो आपको पसंद हो, NaOH ले लो, KOH ले लो, जो भी आपको पसंद है, कोई भी, लाइम भी ले सकते हैं, लाइम मतलब कि CaOH ट्वाइस, लाइम भी ले सकते हैं। तो देखो होता क्या है, बेस क्या करेगा, देखो इसमें से समझो क्या करेगा। ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे समझ लो कि एक HCl है प्लस CCl2, मतलब आप इस मॉलिक्यूल को समझो कि एक HCl और CCl2, तो जो बेस होगा वो क्या होगा, मतलब वो एसिड, ये जो एसिड इसको निकाल लेगा। मतलब देखो ये जो हेलोफॉर्म है इसको समझो एसिड प्लस CCl2, तो जो बेस होगा वो एसिड को निकाल लेगा। सपोज करते मैंने ये लिया, सपोज करते ये लिया, तो ये जो बेस होगा, जो बेस वो इस एसिड से रिएक्शन करेगा। तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल, बेस का एसिड से रिएक्शन समझो तो क्या बनेगा, NaCl, और मैंने NaOH मान लो लिया, और OH का H से रिएक्शन प्लस वाटर प्लस बचेगा CCl2, तो ये आपके पास है कार्बन। सिंपल। मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो CHBr3, मान लो आपके पास बेस है KOH, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझो आराम से, ऐसे सोचो ये HBr है और प्लस क्या है CBr2, तो बेस से एसिड को निकाल दो तो क्या बनेगा, KBr सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CBr2 कार्बन। अरे कार्बन का मतलब कि कार्बन का मतलब है कार्बन में 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन है बाय डिफॉल्ट है, तो ये सब के सब क्या है, कार्बन। ठीक है, ये कार्बन क्रिएट करने का आपका मेथड होता है लैब में। तो अगर आप किसी भी मतलब हेलोफॉर्म, कोई भी हेलोफॉर्म ले सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर आप बेस से करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि एसिड को निकालना है, एसिड को उससे खींचना है, तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हो तो आपका कार्बन बन जाता है। ये फ्लोरोफॉर्म में मतलब फ्लोरीन वाले में थोड़ा मतलब रिएक्शन कराना डिफिकल्ट होता है, वैसे होता नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हीं तीनों को ज़्यादा स्टडी करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ऐसा कुछ हो गया, तब अब देखो यहाँ पे क्या है,
क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। क्वेश्चन है कौन सा एसिड निकालेंगे। तो एक बात यहां लिख देता हूं, देखो जो एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है कि कौन कितना स्ट्रांग है, तो देखो एच एफ जो होता है उससे स्ट्रांग होता है HCl, उससे स्ट्रांग HBr और उससे स्ट्रांग HI। वैसे भी हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से एसिडिक ऑर्डर पढ़ना है, पर ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में बता रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो HI स्ट्रांग एसिड होता है, HF वीक एसिड होता है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे H और Cl, इससे निकल सकता था। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आपको बेस क्या होता है, एसिड निकालता है। देखो एसिड H के साथ क्लोरीन भी हो सकता है, H के साथ ब्रोमीन भी हो सकता है। तो वैसे केस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बाहर निकलेगा। अरे बेस से रिएक्शन कौन करता है, पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये याद रखना कि स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वही रिएक्शन करेगा। तो इसमें नीचे लिख लो कि ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम हेलो फॉर्म व्हेन बेस रिएक्ट विथ हेलो फॉर्म। ऑलवेज आपको स्ट्रॉन्गर एसिड को निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रोमीन को निकालो तो क्या बनेगा, देखो NaBr प्लस वाटर प्लस CCl। और हाँ, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड हेलो फॉर्म। मिक्स्ड का मतलब है कि इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन दो है। देखो अगर सिर्फ क्लोरीन होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, सिर्फ ब्रोमीन होता है उसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। अब जैसे ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों तो इनको बोलते हैं मिक्स्ड हेलो फॉर्म। और ये और डिटेल में बोलना चाहो तो बोल सकते हैं मिक्स्ड हेलो फॉर्म ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये मिक्स्ड है क्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है। तो इनको वैसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड हेलो फॉर्म। जहां पे अलग अलग टाइप के हेलोजन होते हैं उनको मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड हेलो फॉर्म। तो देखो अब क्या होगा, CCl Br I। इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो KOH के साथ तो देखो I वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो I बाहर निकलेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, CCl Br प्लस NaI प्लस वाटर। फ्लोरीन जो होता है जैसे फ्लोरोफॉर्म नॉर्मली रिएक्शंस तो नहीं देता है, पर अगर ऐसा कुछ मिक्स हो गया तो दे भी सकता है। जैसे मान लो कि तो ये तो फ्लोरीन और क्लोरीन, तो इसमें निकलेगा ये एक्चुअल में K रहेगा, तो निकलेगा KCl प्लस वाटर प्लस CF2, ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है कार्बन को क्रिएट कर सकते हैं। बस हो गया, अभी हम लोगों को कार्बन के बारे में इतना ही सीखना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी कार्बन क्या रिएक्शन देता है, क्या करता है, रिएक्शंस आगे करेंगे। अभी हम लोगों को बस बेसिक चीज़ों को समझना था, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे आते हैं। पहले नाइट्रीन को कर लेते हैं। तो नाइट्रीन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे रिएक्शंस को, सबसे लास्ट जब चैप्टर आएगा तब सबसे लास्ट चैप्टर वहां पे हम लोग नाइट्रोजन को पढ़ते हैं। मतलब हम लोगों का लास्ट चैप्टर होता है आपका फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन का फंक्शनल ग्रुप होगा तब जाके इसका यूज पड़ेगा। तो बस इसके बारे में एक ही लाइन लिखना है, जैसे कार्बन वैसे नाइट्रीन। तो नाइट्रीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि कार्बन में जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, वैसे नाइट्रीन में भी नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ये कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा, आगे देखेंगे। तो ये मतलब बहुत ही लिमिटिंग, मतलब बहुत ही कम जगहों पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रिएट होगा, वो भी समझो ये लास्ट चैप्टर। जब हम लोगों को ऑर्गेनिक खत्म होने वाला होगा तब इसका रिएक्शन आएगा। तो बस नाइट्रीन लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, बाकी इसके बारे में आगे करेंगे। बस इसमें लिख लो कि ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इनकम्प्लीट, सो नाइट्रीन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एंड इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बस ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है और इसके बारे में डिटेल में आगे करेंगे, अभी जरूरत है नहीं, बस इतना इसमें बताना था। तो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। कल ये नहीं होना चाहिए जब मैं नाइट्रीन को लिखवा तो बोलो सर ये कहाँ से आ गया। तो पता होना चाहिए कि हाँ ये इंटरमीडिएट हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो कर रहे हैं, इंसेक्ट्स के अलावा कोई और इंटरमीडिएट कभी होता नहीं है। तो जो भी आएगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको मिलेगा आगे। अब इसमें हम लोग लास्ट करते हैं 6, बेंजाइन।
क्या करता है बेंजाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल। कैसे बनता है आगे करेंगे, अभी सिर्फ देख लेते क्या है। ये तो बेंजीन है, ये बेंजाइन है, बेंजाइन, ठीक है। ये कुछ बातों को इसमें समझ लेते हैं और फिर मतलब आपको मतलब पहले समझ लेते हैं क्या है। देखो बेंजीन के केस में देखो, पहले बेंजीन को इमेजिन करो, मतलब बेंजीन आप लोगों को इमेजिन होना बहुत जरूरी है। और इवन ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका स्ट्रक्चर बताया था। देखो बेंजीन पहले इमेजिन कर लो, बेंजीन एक प्लेन में रहता है और सारे उसके पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं। पहले बेंजीन समझ लो कि बेंजीन में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल एक प्लेन में रहता है, मतलब ये मॉलिक्यूल एक प्लेन में है और पाई बॉन्ड इसके ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्लेन में है, पहले बेंजीन के बारे में लिख रहे हैं और मतलब ये मॉलिक्यूल पूरा एक प्लेन में होता है। तो नीचे लिखो, पहले बेंजीन के बारे में लिखो, बेंजीन इज अ प्लेनर, बेंजीन इज अ प्लेनर molecule. All the atoms of carbon and hydrogen are present in one plane in benzene. तो बेंजीन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो ये आपके पास बेंजीन होता है। अब देखो बेंजीन से बेंजाइन कैसे बनेगा ये समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये कार्बन ने जो ऊपर जो ऑर्बिटल थे, ऊपर बेंजीन तो प्लेन में होता है, ऊपर वाले ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब पहले कुछ बातों को समझ लो, ये कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा हूँ बेंजाइन बल्कि, तो इसको ध्यान से देखना अभी। देखो ये जो तीनों पाई बॉन्ड होते हैं प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन पे आओ, पहले इस कार्बन पे फोकस करो, ये कार्बन पे, ठीक है। sp2 है, sp2, तो sp2 में एक ऑर्बिटल इधर, अरे 120 पे तो एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, sp2 ना ये। तो अगर ये sp2 है तो ये तीन ऑर्बिटल होंगे 120 120 120 डिग्री पे, ठीक है ये। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, तो ये कुछ ऐसे होगा, अरे सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है ना ये। तो देखो आपके पास क्या होगा, जो कार्बन जो होता है, मतलब ये दोनों कार्बन sp2 होते थे। अरे sp2 वाले तो प्लेन में होता है ना, sp2 मतलब कि ट्रायंगुलर प्लेनर। और देखो जो पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड ये इसके ऊपर और इसके ऊपर होता है, दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं। आराम से इमेजिन करो, आराम से। बेंजीन एक प्लेन में होता है, बेंजीन पूरा, ये मॉलिक्यूल बेंजीन वाला प्लेन वाला, मैं ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूँ। बेंजीन एक प्लेन में है, ये ऑर्बिटल ऊपर और ऊपर होता है, दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ये। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक यही होता है। मान लो किसी रीजन से हाइड्रोजन चला गया, ऐसा होगा, क्यों जाएगा वो आगे देखेंगे। मान लो किसी रीजन से हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलके एक पाई बॉन्ड बनाया। कैसा बनाया, पाई बॉन्ड, ठीक है ये। मान लो किसी रीजन से अगर हाइड्रोजन चला गया तो ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है ये पहले से प्रेजेंट है। तो आराम से इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। मैं जरा ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। देखो फिर से वही मैथ्स का बुकलेट लेके देखो, ये बेंजाइन मॉलिक्यूल है। देखो बेंजीन समझ लो, ये ऊपर वाला पीजेड, ये ऊपर वाला पीजेड, दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अब इस पर फोकस करो, ठीक है। ये कार्बन है और ये कार्बन, तो इसका देखो ये वही sp2 होता है, तो ये इधर और ये इधर, तीन ऑर्बिटल। और वैसे ये इधर बॉन्ड बनाता है, ये इधर और ये इधर। तो ये sp2 जो इस प्लेन में, ये sp2 इधर और ये sp2 इधर, दोनों ने मिलके क्या बनाया है आपके पास,
पाई बॉन्ड। अब दूसरी बात समझो, ये पाई बॉन्ड इधर ऐसा था और ये पाई बॉन्ड इस वाले ऑर्बिटल से बन रहा है, तो इस पाई बॉन्ड का प्लेन और इस पाई बॉन्ड का प्लेन अलग है, और इवन ये जो पाई बॉन्ड है ये मॉलिक्यूल के प्लेन में ही है। तो बेंजाइन में देखो क्या क्या बातें अलग है। सबसे पहली बात जो अलग है कि ये sp2 ऑर्बिटल है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजाइन एक सिंगल एग्जांपल है जहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं। कैसे बनता है ये हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, कैसे बनता है बाद में, बस इसके पहले पॉइंट्स लिखो। तो नीचे लिखो कुछ बहुत मतलब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो बेंजाइन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला लिखो, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजाइन is only example where a hybridized orbital form a pi bond. In this sp2 orbital form pi bond. तो यहाँ पे एक sp2 जो ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो नया बना है वो मॉलिक्यूल के प्लेन में है, और बाकी ये तीनों पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के ऊपर या मॉलिक्यूल के नीचे होते हैं। ठीक है, इसमें नीचे लिखो पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन are above and below the molecule, whereas extra pi bond of benzene are present in the plane of molecule, इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो extra pi bond of benzene are present in the plane of molecule, and it is not parallel with other pi bond of benzene. Extra pi bond of benzene are present in the plane of benzene, and this is not parallel with other pi bond of benzene. So this extra pi bond does not take part in resonance. This pi bond is present outside the benzene ring, whereas other pi bond are present above and below the benzene ring. तो ये बाहर है, बाकी तीनों ऊपर, मतलब बाकी तीन ऊपर और नीचे, और ये बाहर, मतलब ये रिंग है ऊपर और नीचे पर ये बाहर है, इसके पैरेलल में कोई नहीं है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रेजोनेंस में यही तीन करते रहते हैं पर ये नहीं करता है। तो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 6, मतलब ये तीन रेजोनेंस में जाते रहते हैं पर ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाते हैं, तो ये स्टिल एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन बेंजाइन only 6 pi electron take part in resonance. Extra pi bond which is formed in the plane of molecule does not take part in resonance. So benzene is an aromatic molecule. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये एरोमेटिक होता है। तो ये एक्स्ट्रा वाला जो होता है वो मॉलिक्यूल के प्लेन में होता है और ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। ठीक है, ये और एक बात वही कि ये इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन के टाइम पे क्रिएट होता है फिर कंज्यूम हो जाता है। कैसे क्रिएट होगा आगे देखेंगे। तो इनमें कुछ बातों को ध्यान रखना था कि ये सिंगल केस है जहाँ पे पाई बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल के प्लेन में होता है और ये एरोमेटिक ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमें बेंजीन के बारे में और कुछ भी नहीं समझना है, बस इतना ही करना था। बाकी जब ये आगे आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो सेक्शन है, मतलब कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर करना है, पर उसको करने के पहले मेरे पास 1-2 क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं, और जो हम लोगों को क्या होगा कि
मतलब जो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलो हम लोग एक दो क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब ऐसे एक दो क्वेश्चन लिखो। पीएच N2 प्लस, लिखो पीएच N2 प्लस मॉलिक्यूल इज स्टेबल वेयर एज आर N2 प्लस molecule is unstable. Why? pH N2 plus molecule is stable whereas R N2 plus molecule is unstable. Why? वो स्टेबल या अनस्टेबल को इसको रीजन बताना है। तो देखो होता है एक्चुअल में क्या है, पीएच का मतलब तो बेंजीन होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो देखो ये N प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड आ रहा है और देखो रेजोनेंस यहाँ पे माइनस चार्ज। तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, देखो ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड है इसका मतलब पहले बॉन्ड ऑर्डर सिंगल, तब देखो डबल हो रहा है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो वही लिख लो, लिखो ड्यू टू रेजोनेंस, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, अरे कार्बन नाइट्रोजन। तो लिखो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, सो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सो दिस मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल, ठीक है, स्टेबल रहता है। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर आप ये नाइट्रोजन इसमें देखो तो ये N प्लस N ट्रिपल बॉन्ड, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो होता क्या है कि यहाँ देखो नॉर्मल कार्बन चेन का मतलब है, R का मतलब कि आपको एक एल्केन समझना है। R का मतलब आप एक एल्केन समझोगे। अब एल्केन से इसका कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो वैसे केस में सिंगल बॉन्ड होता है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो वैसे केस में क्या होगा, ये नाइट्रोजन निकल जाता है और ये R मतलब बचा रह जाता है। और जैसे भी डाईआइसोमीथेन में बताया था, तो देखो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन गैस इज अ वेरी वेरी स्टेबल गैस, और ये क्या होता है, बहुत आराम से मॉलिक्यूल से निकल जाता है। मतलब नाइट्रोजन निकलना चाहता है, अगर आप इसको नहीं रोक पाते तो नाइट्रोजन निकल जाता है। मतलब नाइट्रोजन को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, मतलब लीव करके चला जाता है। तो नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल होता है, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल को लीव करके चला जाता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, लीव कर देता है और R प्लस बच जाता है। तो क्या होता है, R का मतलब आपको समझना है नॉर्मल एल्केन, तो एल्केन में रेजोनेंस नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड लीव करके चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बेंजीन मतलब बेंजीन के केस में रेजोनेंस हुआ और ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये दो बॉन्ड की वजह से बॉन्ड मजबूत हो गया, नाइट्रोजन नहीं निकल पाया। तो ड्यू टू, लिख लो भाई, ड्यू टू रेजोनेंस इन pH N2 प्लस carbon nitrogen bond becomes strong, so this molecule is stable, whereas in Rn2 plus no resonance is possible between carbon chain and nitrogen, so Rn2 plus molecule remains unstable, और वो अनस्टेबल होता है तो नाइट्रोजन निकल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया भाई। एक दो क्वेश्चन को करते हैं जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट को मतलब बूस्ट करे। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ AgNO3 with following. Compare rate of reaction of AgNO3 with following.
मान लेते ये 5 मॉलिक्यूल हमारे पास, और इनका रेट पूछना है। तो देखो है कि एक्चुअल में हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले कार्बोकैटायन को पढ़ा था, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वही है कि आपको इससे रिएक्शन करवाना है और डिसाइड करना है कि कौन फास्ट है कौन स्लो। तो जैसे मैंने जब इंटरमीडिएट स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर इंटरमीडिएट क्या होगा अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। तो पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं जो आप लोगों को पहले से पता होता है। देखो एक ऐसे एग्जांपल, अगर आप NaCl का रिएक्शन AgNO3 से करते हो तो क्या बनता है NaNO3 प्लस AgCl, यही बनता है ना ये। तो वही AgCl अलग हो जाता है और NaNO3, ठीक है। तो मतलब Ag जो होता है वो क्लोरीन के साथ मिलके प्रेसिपिटेट को फॉर्म करता है। ये 9th या 8th में बताया जाता है रिएक्शन। तो देखो होने वाला एक्चुअल में क्या है इसमें, ये जो Ag जो है ये Ag मतलब Ag जो होगा, देखो पहले इंटरमीडिएट बनेगा और आगे की स्टोरी बाद में। हम लोगों को जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो हम लोगों को बस इंटरमीडिएट को कंपेयर करना है। देखो जब Ag को इसके पास लाओगे, मतलब AgNO3 का मतलब है Ag प्लस NO3 माइनस, तो जैसे ही Ag प्लस इसके पास आएगा तो Ag क्या होगा, क्लोरीन को देख के बेचैन हो जाता है और तुरंत प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो देखो क्या होगा समझो, कार्बन एंड क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। और क्या बोला है, जब भी बॉन्ड तोड़ोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस, कम वाले को प्लस। तो इसको तोड़ने पे यहाँ पे देना है प्लस और इससे क्या बनेगा AgCl, ठीक है। तो सारे रिएक्शन में क्या होगा AgCl बनेगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन अब बोलोगे किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये जो कार्बोकैटायन बनना है इसकी स्टेबिलिटी पे। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो आराम से बन जाएगा, ये आराम से बनेगा तो ये भी आराम से बनेगा। मान लो अगर ये अनस्टेबल है तो ये बनेगा ही नहीं, और जब ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। देखो Ag से रिएक्शन करवा रहे हो तो AgCl बनेगा तो कार्बोकैटायन भी बनेगा। अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। तो पूछना सिर्फ यही चाह रहा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, पर उसने सीधा सीधा नहीं पूछा, क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो रेट ऑफ अबव रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। as stability of कार्बोकैटायन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सिर्फ क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को मतलब कंपेयर करना था, सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो चीजें जो होती कई बार बहुत सिंपल है पर पूछा जाता है घुमा के। तो ये कुछ कार्बोकैटायन बना दिए हैं, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या है, इसमें लोन पेयर है, ये इधर ये तो बहुत स्टेबल है। अब ये तो एंटी एरोमेटिक मैंने कहा था ना सबसे अनस्टेबल रहता है, मतलब ये तो सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, और ये बेंजीन वाला तो सबसे स्टेबल इसमें 1, तो सबसे फास्ट इसमें 1 होगा। उसके बाद अरे टर्सरी और बेंजाइलिक में टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है तो 4, फिर 5th, फिर 3, और सबसे कम सेकंड, क्योंकि सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, तब आप लोगों को क्या करना है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना मतलब फास्ट होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन चलो मैं और करा देता हूं इसी तरीके से। ये लिखो कंपेयर द rate of dehydration compare the rate of dehydration in the following molecule, compare the rate of dehydration in the following molecule, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं कैसे।
बस यही 3 कर लेते हैं, बहुत है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, देखो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, समझो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, इस पे जाके अटैक करता है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, उस पे जाके अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, पीएच CH, और देखो H का अटैक हुआ तो ये प्लस चार्ज, ठीक है। H का अटैक हुआ तो प्लस चार्ज एंड CH3, और फिर आगे ये वाटर बाहर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर बाहर निकलना है, तो वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, वही पीएच CH प्लस एंड CH3, ठीक है। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो वही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तभी वाटर निकल पाएगा, तभी ये वाटर निकलेगा। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना, वाटर तभी निकलेगा जब कटायन स्टेबल होगा। तो कटायन स्टेबल होगा तो वाटर आराम से निकल जाएगा। तो जितना स्टेबल कटायन होगा उतना आराम से वाटर निकलेगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो सिंपल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इस तरीके से कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस आते हैं जो सीधे सीधे ना आके घुमा फिरा के आते हैं। तो इसमें भी नीचे लिख लो कि, नीचे लिखो एस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो तीनों में भाई, अरे इसको बाहर निकालो, पॉजिटिव बना के चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे सबसे फास्ट पहला वाले होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अरे ये ध्यान रखना सेकेंडरी भी है, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी बढ़ने लगता है। मैं नेपथलीन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा। तो देखो नेपथलीन के टोटल 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। एक ये, इधर 6 आ जाए, इधर 4, और इधर 6 आ जाए, इधर 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ A, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ B, ठीक है, इसको लिख देता हूँ B, और मतलब इसको B, बस यही। एक्चुअल में ये एक ही जैसे है, ठीक है। तो इनका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आ सकता है, मतलब बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मान लेते, चलो ये तो दोनों एक ही, B, इसको C और C, मतलब ये दोनों सेम है, B और B, ये दोनों C और C। तो इनका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो वही ये बॉन्ड लेंथ, मतलब कंपेयर बॉन्ड लेंथ ABC, ठीक है, कंपेयर करना है ये। अब देखो एक बात समझो कि इन तीनों मॉलिक्यूल में, जैसे ये 1 है, ये 2 और ये 3, तीनों में क्या होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। जैसे रेजोनेंस हो रहा है तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो तीनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो आराम से देखो, इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, ये रिंग पूरा यही है ना, ये 6, इसमें क्या है 4। तो ये तो एरोमेटिक है पर ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और इसमें भी कितना है 6, तो दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो ये बहुत स्टेबल है। इसमें क्या है कि ये रिंग तो एरोमेटिक है पर ये रिंग एरोमेटिक नहीं, तो ये भी कम स्टेबल है। तो इसमें जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर, इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ एक ही रिंग एरोमेटिक है। तो इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इनका कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो नीचे लिखो इन द अबव स्ट्रक्चर, in the above structure 2 both rings are aromatic, whereas in structure 1 and structure 3 only one ring is aromatic. So structure 2 is very stable. So contribution of structure 2 in hybrid
is very high as compared to structure 1 and structure 3। तो स्ट्रक्चर 2 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसका और इसका कम होता है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर 2 क्या होता है, ज़्यादा होता है 1 और 3 के कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो दोनों क्या होते हैं, कम कंट्रीब्यूट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना होता है। अब ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा देर के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल। तो होता एक्चुअल में ऐसा है कि नेपथलीन में ये जो बॉन्ड उठता है, देखो ये डबल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है, ठीक है, पर फिर भी इसका क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाता है आपका 2 से कम, मतलब ये 2 से बस कम होता है 1.8 1.9। देखो ऐसा नहीं करना है कि सिंगल और डबल और सिंगल का एवरेज ले लो तो 1.33, ऐसा नहीं करते। जिसका वही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो एवरेज उसके पास होता है, तो ये डबल और ये सिंगल, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो एवरेज इसका डबल के आसपास रहेगा। अब समझो ये सिंगल है और इधर डबल है, पर वही कि जो ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है वैसे में इसका कंट्रीब्यूशन सिंगल है, तो क्या है कि इसका और इसका दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हो, बॉन्ड लेंथ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, तो ए वाला छोटा होगा, बी और सी क्या होगा, सेम होंगे। तो बी और सी जो होता है एक्चुअल में इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होगा, और इनका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेपथलीन में बीच वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और हम लोग आज के लेक्चर को फिर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर को पढ़ेंगे। इसको ये दोनों ड्रॉ कर लो और नीचे लिखो कंपेयर द डाइपोल मोमेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर में देखो डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो देखो मैं क्वेश्चन कैसे वैरायटीज घुमा रहा हूँ एक्चुअल में, तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार चीजें क्या होती है वैसे घुमा के आती है, होती बहुत सिंपल बस घुमा के आती है। अब देखो कैसे डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हाई होगा, क्योंकि देखो बॉन्ड तो सेम है, मतलब ये और इसको कंपेयर करना है। तो देखो अगर आप इसको तोड़ो तो देखो तोड़ने पे क्या होगा, ये आपके पास ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। तो देखो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने पे ये आपका एरोमेटिक रिंग बनना है, मतलब कि कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो वो आराम से क्रिएट हो जाएगा। इसको तोड़ने से देखो कार्बोकैटायन जो बनना है वो स्टेबल है, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो वो आराम से क्रिएट हो जाएगा, तो मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो बॉन्ड टूटने का मतलब कि चार्ज क्रिएट हो रहा है, जब चार्ज ज़्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट हाई होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर में इस बॉन्ड को तोड़ने से ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है, तो ये आराम से क्रिएट हो जाएगा। और एरोमेटिक किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे यही बॉन्ड रहेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम रहेगा। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें नीचे लिखो इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर due to carbocation ring become aromatic, so this carbocation is very stable. So in the first structure carbon bromine bond have very high dipole moment because due to positive charge on carbon rings become aromatic, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, उसका कम होता है। तो हम लोगों का आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म होता है, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर को करेंगे।